अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अभी तक हमने आपको बैंक में बता दिया, बैंक में कैश जमा करना, बैंक से कैश निकालना और बैंक से लोन लेना, इतना क्लियर। इसके बाद बैंक में भी आपको नेक्स्ट वर्क रहता है संपत्ति खरीदने का। बैंक में आप जो भी कंप्यूटर वगैरह पे वर्क करते हैं वो बैंक के लिए क्या रहती है, संपत्ति, एसेट रहती है। क्योंकि उस कंप्यूटर का यूज बैंक अपने पर्सनल यूज के लिए करता है। बैंक में जितने भी कंप्यूटर वगैरह परचेज किए जाते हैं उसका यूज बैंक अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए करते हैं। तो वो होती है एसेट, उसे आप बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्ति। तो जब आप बैंक वगैरह में वर्क करते हैं और आप वहाँ पे संपत्ति वगैरह परचेज करते हैं, पहले आप उसका लेजर बना लेते हैं। आप यहाँ पे ALC से लेजर बना लेंगे। जैसे आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट का लेजर बना लेंगे। आप इसको अंडर में डाल देते हैं, फिक्स्ड एसेट में एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। आप यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट का लेजर बना लेंगे, अंडर में डाल देंगे फिक्स्ड एसेट, हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्ति। अब अपन नेक्स्ट स्टेप से बैक चलते हैं। आपकी स्थायी संपत्ति क्या होती है, जिसका यूज अपन लंबे टाइम तक करते हैं, और ऐसी संपत्ति जिसका यूज आप अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए करते हैं, वो होती है फिक्स्ड एसेट। अब आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे, आपने लेजर बना लिया। अगर आप ये संपत्ति नगद खरीदते हैं तो बैंक में संपत्ति आ रही है, कैश जा रहा है। अगर आप ये कंप्यूटर नगद परचेज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो बाय में आप लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उसे आप डू करते हैं। तो बाय में आप लिखेंगे कंप्यूटर। अब जितने का आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, और टू में आप लिखेंगे कैश, क्योंकि बैंक में से कैश जा रहा है। बाय में आप लिखेंगे कंप्यूटर, टू में कैश। एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय कैश, नगद कंप्यूटर खरीद। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये एंट्री तो आप तब करते हैं जब आप नगद संपत्ति खरीदते हैं। आप एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, जो भी संपत्ति आप खरीद रहे हैं उसका नाम आप लिखेंगे बाय में, टू में लिखेंगे कैश। लेकिन अगर यही कंप्यूटर जो भी आप खरीद रहे थे अगर आप इसको उधार खरीदते हैं तब आप एंट्री करते हैं F7 से जनरल वाउचर। अगर आप संपत्ति नगद खरीदते हैं तो F5 से पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो F7 से जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो उधार है। जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री होती है जब कैश का लेन देन नहीं होता, और अभी जो अपन कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो उधार है, इसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा। तो आप एंट्री किसमें करेंगे, जनरल वाउचर में। आप उधार खरीदें चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में बैंक में कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर का नाम का बाय में लिखेंगे। बस डिफरेंस कितना होगा, जब आप उधार खरीदते हैं तो एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, और नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर। अब आप उधार खरीद रहे हैं, अमाउंट डाल देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर के नीचे करंट बैलेंस बता रहा है 25,000। ठीक, जैसे ही आप एंटर करेंगे टोटल संपत्ति कितने की हो गई, 50,000। 25 का नगद खरीद लिया, 25 का उधार। अब आप एंटर करेंगे और टू में उधार है तो कैश तो जा ही नहीं रहा, तो टू में आप लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार कंप्यूटर खरीद रहे हैं। Alt+C से आप उस पर्सन के नाम से यहाँ पे लेजर बना देंगे। आपने यहाँ पे लिखा रोहन्स अकाउंट, और जब भी आप किसी पर्सन के नाम से लेजर बनाते हैं तो उसके नाम के आगे आप अपोस्ट्रोफी एस ला देते हैं, क्योंकि आपने यहाँ लिखा रोहन फिर लिखा है अकाउंट। अगर रोहन अकाउंट लिखेंगे क्या हो जाएगा, रोहन खाता, जबकि रोहन खाता नहीं होता, क्या होता है, रोहन का खाता। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा का काम करता है। आप जब भी यहाँ पे रोहन अकाउंट लिखेंगे लेजर कैसे बनाएंगे, रोहन्स अकाउंट। एंटर करेंगे। अब अभी अपन इनसे उधार खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर अपन इनको पेमेंट करेंगे। आप इसको अंडर में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार। इन फ्यूचर ये अपन से कैश नहीं, अपन से लेने वाले हैं लेनदार। आप इसको अंडर में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्या आप बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं बैलेंस, इस ऑप्शन को आप यस रखेंगे। फिर एंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद आप पेमेंट कर देंगे। जैसे आप रोहन से अभी कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अपन बोल देते हैं कि हम आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आपने उनसे बोला हम 30 दिन बाद पेमेंट कर देंगे,
तो आप यहाँ पे 30 लिख के एंटर कर देंगे, यहाँ पे 30 डेज आ जाएगा। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक, और एंट्री आप करेंगे जनरल ब्राउजर में, बाय में कंप्यूटर, टू में उस पर्सन का नाम, एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं न्यू रेफरेंस, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। अपन ने लिखा था 30 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, अपन खरीद कब रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, पेमेंट कब करेंगे 1 मई 2023 को, 30 दिन बाद। एंटर कर देंगे आप और आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार कंप्यूटर खरीदना, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। क्लियर है? आप जब संपत्ति खरीदते हैं तो आप पहले उसका लेजर बना लेते हैं, और नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर, और दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में संपत्ति आ रही है उसका नाम आप लिखते हैं बाय में, और नगद है तो 2 में आप लिखेंगे केस, उधार है तो 2 में आप लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीदते हैं। क्लियर है? जब आप ईयरली एंट्री करोगे तो इसमें आप यहाँ पे नरेशन डालते बीइंग कंप्यूटर परचेस ऑन क्रेडिट, और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और इसमें आप जब भी नरेशन डालते हैं, सब नरेशन में आप सबसे आगे पहले बी लगाते हैं। बी का मतलब होता है आप जब भी इसमें एंट्री करते हैं, आप एंट्री तब करते हैं जब आप वो काम कर चुके हैं। जब अपन ने जैसे कंप्यूटर आप खरीद रहे थे, उधार खरीद रहे थे, आपने उधार कंप्यूटर खरीद लिया, उसके बाद टैली में एंट्री की, तो बीइंग का मतलब होता है जो काम अपन कर चुके हैं उसके बाद आप एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा जब भी नरेशन डालते हैं उसमें आप बीइंग लगा देते हैं, फिर जो भी आपने एंट्री की उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। चलिए अब अपन एस्केप की से भी चलते हैं। आप एस्केप की का यूज करेंगे तो आप वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करने के लिए शॉर्टकट की रहती है बी, आपने यहाँ से रेड कलर से जो भी हाईलाइट करवाता वर्ड वो उसकी शॉर्टकट की होती है, आप बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट पे पहुंच जाएंगे। अब अभी अपन ने क्या परचेज की थी, असेट की थी, फिक्स्ड असेट, आप देखना यहाँ पे फिक्स्ड असेट लिखा हुआ है, एंटर करेंगे यहाँ पे भी आपका अमाउंट बता रहा है 50,000, एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बता देगा कंप्यूटर है अपने पास 50,000। अब ये आपकी स्थायी संपत्ति है जिसका यूज आप लंबे टाइम तक करेंगे बैंक में। अब इसका यूज करने के बाद अब डिपेंड करता है आप इसका यूज कितने टाइम तक कर रहे हैं, 6 महीने, 1 साल या 2 साल। इसका यूज करने के बाद आप इसको सेल कर देंगे। अभी जो आपने कंप्यूटर खरीदा है अपन ने खरीद लिया, अब आप इसका लंबे टाइम तक यूज करेंगे, फिर आप इसको सेल कर देंगे। अभी आपके पास ये कंप्यूटर कितने का है टोटल 50,000। अगर आप इसको 6 महीने बाद भी सेल करते हैं तो क्या कोई पर्सन आपसे 50,000 मिलेगा? नहीं लेगा, क्योंकि आपने इसका यूज कर लिया, आपने इसको खरीदा, और खरीदने के बाद उसका लागत मूल्य कम हो जाता है। आपने इसको खरीद लिया, अब अपन यूज कितने टाइम तक कर रहे हैं 6 महीने तक, तो कोई भी पर्सन आपसे ये कंप्यूटर 50,000 में नहीं लेगा, तो उसको आप बोलते हैं मूल्य ह्रास। जो उसका मूल्य कम हो जाता है उसको आप बोलते हैं मूल्य ह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। फिर उसके लागत मूल्य में किसी भी कारण से कमी आई, अब चाहे तो आप ये कंप्यूटर खरीद लें, आप इसका यूज मत करो, आप 6 महीने तक उसको वैसा का वैसा रखा रहने दो, तब भी कोई पर्सन आपसे उसको 50,000 में नहीं लेगा। आप तो उसको 1 महीने रखेंगे तब भी कोई पर्सन उसको 50,000 में नहीं लेगा, क्योंकि उसके मूल्य में कमी आ जाती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे तो अब अभी आपने कंप्यूटर खरीद लिया, अब आप जब इसको सेल करेंगे, सेल करने से पहले आप इस पर डेप लगाते हैं। अभी हमने बताया उसका लागत मूल्य कम हो जाएगा, जितना उसका मूल्य कम हुआ वो हो जाएगा उसका डेप। आप पहले इस पे डेप लगा देते हैं। अब डेप आप कभी भी अपने मन से नहीं लगाते, डेप आप कभी भी मन से नहीं लगाते, डेप की आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद आप इसमें डेप लगाते हैं। अपन इसमें आप मिनिमाइज करते हैं, पहले हम आपको कैलकुलेशन बता देते हैं फिर एंट्री बता देते हैं। आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करना, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य, संपत्ति का जो भी लागत मूल्य है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस,